नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन चंद्र और आज से करंट अफेयर्स में लेकर आ चुका हूँ। आज 28 जुलाई है, तो आज से करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। पहले आपको बता देता हूँ कि जो आज के नए करंट अफेयर्स हैं वो किस प्रकार से हैं। 10 करंट अफेयर्स के बारे में बताऊँगा, उनके ऊपर चर्चा करूँगा। उससे पहले बता देता हूँ क्या क्या हैं वो। देखिए, 403 प्रोजेक्ट्स अफेक्टेड हुए हैं, यानी कि जो इनके ऊपर धनराशि वो की गई थी, मतलब अलॉट की गई थी, वो थोड़ी बर्बाद हुई है। करीबन 20% जो धनराशि दी गई थी उससे ज़्यादा खर्च होने वाली है अभी। और आईसीएमआर की जो एड्स वाली स्टडी है, 2030 तक की एड्स खत्म हो जाएगा या एड्स को इंडिया में ये लोग खत्म कर देंगे, वो कहाँ तक पहुंची है उसके बारे में आईसीएमआर कह रहा है कि अभी हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल लग रहा है कि 2030 तक इंडिया के अंदर एड्स खत्म हो जाए। तो डीआरडीओ ने एक और नया प्रोग्राम लॉन्च करा है, डेयर टू ड्रीम। ये क्या है, क्या इनिशिएटिव है, क्या डीआरडीओ आग्रह कर रहा है हर किसी से, हर किसी स्टार्टअप से, एंटरप्रेन्योर से कि भैया आए और निवेश करे डीआरडीओ के अंदर। तो क्या मतलब कहीं ना कहीं इसरो के जैसा कुछ प्राइवेटाइजेशन का कुछ काम तो नहीं है, इसके बारे में बताऊंगा आपको। उसके बाद बताऊंगा इंडिया इंडोनेशिया का जो डायलॉग हुआ है, डिफेंस डायलॉग हुआ है, जिसमें इंडिया और इंडोनेशिया मिलिट्री और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट एक दूसरे को देने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर उस पाँचवीं बात बताता हूँ, वो जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे था 27 जुलाई को, वो बिल्कुल सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद थोड़ा सा बता दूंगा मौसम ऐप, जो कि नया मौसम ऐप लॉन्च किया गया है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फ्लड इफेक्टेड एरियाज, वो भी बताऊंगा क्या काम कैसे काम कर रहा है वो। राफेल जेट्स, जो कि फ्रांस से पहला बैच निकल चुका है, उसके बारे में बताऊंगा क्या निकला है, क्या राफेल के अंदर थोड़ी खास बात है, वो अलग क्या निकल के आ रहा है इस बार। और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया इसको में ला रहा है क्योंकि चाइना के साथ जब डिसएंगेजमेंट स्टार्ट होने लग गई थी और इस हिसाब से जब विवाद ज़्यादा बढ़ रहा था, तो कहीं ना कहीं नेबर ने भी अपना साथ छोड़ दिया था। पाकिस्तान तो चलो है ही बहरूपी आदमी, वो तो है ही गधा, ऊपर से दूसरी बात नेपाल भी अपने ऐसे बेढंग चीज़ें कर रहा था। अगर हम माने तो बांग्लादेश को चाइना अपनी तरफ खींचने के लिए बेकार सी साजिशें और बेकार से टैरिफों को कम करके सब तरीके से अपनी तरफ खींच रहा है, श्रीलंका को खींच रहा है। तो इससे नेबरहुड पॉलिसी को, जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पूरी विदेश नीति है, उसके सबसे पहला काम है नेबरहुड को स्ट्रॉन्ग करना। उसके ऊपर एक काम किया गया है, वो बताऊंगा आपको। नाइन्थ इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी थोड़ा सा रिलेट करता है चाइना की वो उस गंदी पॉलिसी के अंदर। जैसे इंडिया सियाचिन टूरिज्म है, टूरिज्म क्यों बढ़ाया जा रहा है? देखिए, आप कहाँ पे घूमने जाते हैं मुझे बताइए। घूमने आप वहीं जगह जाएंगे ना जहाँ पे आपको बताइए तो मेरा इलाका है, नॉर्मल है, घूमना नॉर्मल है। अब कहीं बॉर्डर में कोई सिपाही तैनात है, वहाँ भी अगर आप घूमने जाने तो एक तरीके से बॉर्डर भी क्या कहलाए उसको, वो नॉर्मल ही हो गया। इसलिए इंडिया और चाइना टूरिज्म, इसलिए इंडिया चाइना का जो इंडिया सियाचिन का जो टूरिज्म है उसको बूस्ट कर रहा है इंडिया। क्योंकि देखिए, अगर हम सियाचिन पे अपने टूरिस्ट को लाते हैं, वहाँ पे हम फिर ऐसा चाइना को ऐसा लगा कि भाई सियाचिन तो उनका ही है, लेकिन चाइना कहीं ना कहीं सोचता है कि नहीं, सियाचिन भी वो क्लेम करना चाहता है इस तरीके से। और हम ये बता देंगे कि भैया सियाचिन तो अपना है, क्योंकि हमने यहाँ नॉर्मल जैसे लाइफ हम जीते हैं वैसे ही हम लोग यहाँ पे जी रहे हैं। आखिरी न्यूज़ क्या है, इंडिया टू सेल कॉटन टू वियतनाम एंड बांग्लादेश, यानी कि कॉटन का जो वेयर हाउस है इंडिया से भेजेगा और कहीं ना कहीं अपना जो कॉटन एक्सपोर्ट है उसे बढ़ाएगा इन कंट्रीज़ में। क्यों बढ़ाएगा ये बताऊंगा आपको। तो 10 न्यूज़ हैं बड़ी, मतलब आपको समझ में आएगी, ऐसे बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो नहीं आएगी। तो पहली न्यूज़ क्या समझता हूँ, समझाता हूँ आपको। MOSPI, तो पहली न्यूज़ के बारे में समझाता हूँ आपको। MOSPI रिपोर्ट, मोर देन 403 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उन्होंने रिसेंटली एक डाटा रिलीज़ किया और उन्होंने कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इन द कंट्री, उनके हिसाब से 403 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं। उसमें से जो हर एक प्रोजेक्ट की कीमत है वो 150 करोड़ से ऊपर है। और अगर मान लीजिए 403 इंटू 150 कर दी जाए तो इसका कुछ ना कुछ अमाउंट बनता है। तो MOSPI की रिपोर्ट कह रही है कि 403 प्रोजेक्ट्स इफेक्ट हुए हैं और एक एक प्रोजेक्ट की कीमत 150 करोड़ से ऊपर की बताई जा रही है। और करीबन इन्होंने बता रखा है कि 1686 प्रोजेक्ट थे जो उनको मॉनिटर कर रहा था, उसमें से 403 प्रोजेक्ट जो कि MOSPI मॉनिटर कर रहा था वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट हुए, क्योंकि उनके ऊपर अब कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। मान लीजिए पहले एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मुझे 100 रुपये लग रहे थे, अब उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 100 में 20% ज़्यादा, यानी कि 120 रुपये लग रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का डिले हो गया, ये सब की दिक्कतें हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ढीले है इंडिया के अंदर, उस वजह से इतना सब कुछ नुकसान होना पड़ा था। मान लीजिए हुआ क्या, देखिए इतने प्रोजेक्ट्स 1686 प्रोजेक्ट की कीमत आ रही थी 20 लाख 60,000 के, मान लीजिए करोड़, ठीक है। अब इसकी एंटिसिपेट की जा रही है, यानी कि अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत अब बढ़ जाएगी 24,71,947 करोड़। इतना बड़ा, मतलब ये मान लीजिए 4 लाख करोड़ का जो हमें घाटा हो रहा है, क्योंकि देखिए ये इतनी कीमत बढ़ जा रही है इम्प्लीमेंटेशन करने में। पहले लग रहा था भाई 20 लाख लगेंगे, अब कह रहे हैं 20 लाख नहीं, अब 24 लाख रुपए लगने वाले हैं। तो ये मुश्किल है ना, ये आपका 19-20% बढ़ चुका है रेट। तो इस हिसाब से जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसके ऊपर रेट बढ़ गया है, ये गलती हो गई है। इससे कहते हैं ओवररन। ओवररन की वजह से क्या हुआ, ओवररन मतलब होता है कि आप किसी काम को कर रहे हैं, अब आपको उस काम को करने में उससे ज़्यादा टाइम लगने वाला है और बहुत पैसा भी लगने वाला है, ज़्यादा टाइम भी लगने वाला है।
मान लीजिए जैसे आप एक बॉल करा रहे हैं, आपके रन है 20, आपके पास अपने बॉलें खाई हैं 25 बॉलों में सिर्फ 20 रन बना पाए, ये होता है कुछ ओवर का कंसेप्ट, ठीक है। अब ये होता है डीले इन लैंड एक्विजिशन। क्यों हुआ डिले हो गया भाई? पहले तो ये बोल दिया कि भाई लैंड अक्वायर करने में डिले हो गई, जमीन हड़पने में, जमीन जो ली जाती है सरकार की तरफ उसमें फाइनेंसिंग की इशू हो गई, टेंडर बेचने की इशू हो गया, उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेट, ये कॉस्ट एस्टिमेट नहीं कर पाए कितना हो जाएगा, रिवाइज करने के बाद अगर हम और अच्छा प्रोजेक्ट बनाएंगे कितना लगेगा, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स, कानून व्यवस्था सही नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम्स बताई गई थी कि इसकी वजह से। अब सजेशन क्या है? सजेशन ये है कि भाई प्लानिंग करो भाई, रिफॉर्म बैठाओ, अपने जितना प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी होती है कि सामान लाना, अच्छा सामान चाहिए, जल्दी चाहिए, उसी टाइम चाहिए बेटा, ऐसा नहीं कि तुमने लेट कहा तो लेट आएगा, नहीं, उसी टाइम सामान चाहिए। अगर घर बनाना तो सीमेंट की बोरियां रखो, नहीं तो भाई तुम बोलोगे भाई 10 दिन बाद सीमेंट की बोरियां आ रही है वहाँ से ट्रक से, तो भाई घर थोड़ी बनेगा ऐसे जल्दी। तो ये होता है कि भाई मतलब आपके पास काम है, अच्छे ठेकेदार को काम दो जो मैनेज कर सके, अच्छा आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। आप किसी कंपनी आपकी ईंट बना रही है, ईंट बनाने के लिए उसके पास पावर नहीं है, लाइट नहीं है, वहाँ पे कोई फैक्ट्री के अंदर पावर नहीं है, एनर्जी कहाँ से लाएगा? लाइट ही नहीं आ रही, इलेक्ट्रिसिटी की कमजोरी हो रही है, तो किसकी गलती मानेंगे आप? लेट तो होगा प्रोजेक्ट लेट होगा, पैसा ज़्यादा लगेगा, यही दिक्कत। अब अगली बात यहाँ पे दूसरी न्यूज़ निकल के आ रही है, ICMR की स्टडीज़, वो कह रहा है कि इंडिया मिस कर देगा एड्स की जो टारगेट है, एड्स को खत्म करने का टारगेट 2030 तक। इंडिया में अभी तक मान लीजिए 2.1 मिलियन यानी कि 20 लाख लोग प्रभावित हैं एड्स से, उसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, और इसमें दरें जो बढ़ती जा रही हैं मेल पॉपुलेशन के अंदर, वो मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के क्षेत्रों में है, वहाँ पे लोगों का केस ज़्यादा बढ़ रहा है, पता नहीं क्यों बढ़ रहा है। लेकिन इसको खत्म करने की सरकार की जो पहल थी मुझे लगता है नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोरोना वायरस वैसे ही आ चुका है, उसकी वजह से लेट हो सकता है कहीं ना कहीं पूरा प्रोग्राम। तो देखते हैं अब किस तरीके से बनती हैं चीज़ें, है ना। तो अब अगली बात, इंपॉर्टेंट बात अब निकल के आई, DRDO लॉन्च कर रहा है डेयर टू ड्रीम प्रोजेक्ट। अच्छा, ये डेयर टू ड्रीम यही है कि भैया कोई अपने स्टार्टअप लाओ, चैलेंज लाओ, इनोवेशन लाओ, और DRDO पैसा लगाएगा आपके ऊपर, और अगर आप जीते तो उसमें विनर बने उस पूरे और उस पूरे गेम के अंदर या पूरे उस प्रोग्राम के अंदर, तो आपको सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और DRDO मिलकर देंगे 10 लाख रुपए। इसकी अनाउंसमेंट करी हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसका कहीं ना कहीं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के दिन, जिस दिन उनका निधन हुआ था, उस दिन ये किया गया था, नहीं कि जुलाई 27 जब इनका निधन हुआ था। तो इस निधन अच्छा, तो अब्दुल कलाम जी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको, क्योंकि अब्दुल कलाम जी की वजह से ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, क्योंकि उनके जो जब उनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 को, है ना, मतलब ये मान लीजिए 5 साल पहले, तो उस दिन के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, इंडिया के लिए मिसाइल मैन कहा जाता था। जितने भी मिलिट्री के मिसाइल इक्विपमेंट्स हैं उनकी वजह से उस टाइम पे सबसे ज़्यादा पूरे हुए थे, उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जब ज़रूरत पड़ी थी, जब USA जैसी कंट्री भी इंडिया के साथ थी, चाइना भी उधर से बेकार कंट्री का बर्ताव करता, पाकिस्तान, तब जाकर उन्होंने पोखरण का जो पूरा वो था मिशन था उसे पूरा किया। तो बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और इनकी वजह से तो देखिए इनको 7 ऑनरी डॉक्टरेट्स मिली, मतलब कि डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई उनको 40 यूनिवर्सिटीज़ से। ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1990 में इनको पद्म विभूषण दिया, 1981 पद्म भूषण दिया। उसके बाद बढ़ते बढ़ते जो रहता ना विभूषण, फिर भूषण, फिर उसके बाद भारत रत्न मिल गया इनको। क्यों नहीं मिलना चाहता? मिलना चाहता भाई, साइंटिस्ट थे, इतने बड़े साइंटिस्ट थे इंडिया के, फिर प्रेसिडेंट बन गए भाई, इतनी बड़ी बात, एक पहला प्रेसिडेंट जो साइंटिस्ट है, माने बहुत गर्व की बात होती है दोस्तों, है ना। तो उनके बाद इनका तो मतलब हर कोई इनका त्यौहार मानता है, कोई इनको गलत नहीं कह सकता है, मतलब काफ़ी आप मोस्टली लोगों को कहेंगे इनके बारे में सब लोग अच्छा ही कहते हैं। तो बहुत अच्छी बात लगती है मुझे ये कि बहुत इज्जत है इनकी, बहुत इज्जत देनी भी चाहिए थी। अच्छा, अगली बात निकल के आती है यहाँ पे, इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग। ये इंडिया और इंडोनेशिया का डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग है, जैसे होते रहता है। ये आपने टू मिनिस्टर्स मीटिंग आपने सुना होगा, आजकल वही वाला हुआ कि भाई डिफेंस मिनिस्टर एक दूसरे के सामने आने बैठे, भाई आ जाओ बात करते हैं थोड़ी बहुत, कब से बोर हुए थे हम कोरोना वायरस के लॉकडाउन में। तो यही बात हुई उनकी कि भाई थोड़ा मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो भी हैं वो तुम शेयर करोगे, हम थोड़ा शेयर करेंगे। वैसे तो इंडिया ही करेगा, इंडोनेशिया के पास तो कितना कुछ खास है नहीं, लेकिन इंडोनेशिया की जो साइट्स हैं, इंडोनेशिया की जो लोकेशन है एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन, जो साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट चल रहा है, वहाँ पे अगर चाइना को पकड़ना है तो इंडोनेशिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री भी बन जाता है, इसलिए इंडिया बात कर रहा है उससे। और इंडिया चाहता है कि इंडोनेशिया हमारे साथ जो एक्सरसाइज होती है, मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है, जो सीज में, ओशन में एक्सरसाइज करते हैं ना, नेवल एक्सरसाइज होती है, जैसे कि मिलिट्री की एक्सरसाइज होती है, उसमें थल सेना, वायु सेना, ये सब एक्सरसाइज करते हैं। तो इंडिया चाहता है कि भैया इंडोनेशिया भी हमारे साथ एक्सरसाइज करे, और इसी इनिशिएटिव को बढ़ाने के लिए इंडिया और इंडोनेशिया की बातचीत चल रही है। अब देखते हैं ऐसे जो, अगर मैं आपको बताऊं कि भाई जो इंडिया और इंडोनेशिया की जो एक्सरसाइज है उसका नाम है समुद्र शक्ति, ठीक है, याद रख लीजिए, समुद्र शक्ति कहा जाता है इंडिया और इंडोनेशिया को। और मलाबार एक्सरसाइज कौन सी है? मलाबार एक्सरसाइज है इंडिया USA और जापान के बीच में। ऑस्ट्रेलिया के सामने प्रपोजल रखा गया था कि भाई तू भी आजा, हमारे साथ मौज करेंगे मलाबार एक्सरसाइज में, लेकिन अभी तक ऑस्ट्रेलिया आया नहीं। लेकिन देखते हैं, क्वाड ग्रुप के अंदर जो समूह है उसका एक ऑस्ट्रेलिया मेंबर है, छूटा हुआ है, वो आ जाता है तो देखते हैं। क्वाड ग्रुप वो है, क्वाड ग्रुप है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया,
जापान और अमेरिका का। इसमें से तीन तो ऑस्ट्रेलिया को हटा के तीनों तो मालाबार में है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं है। तो इंडिया चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया भी आ जाए इसमें, या फिर इंडिया चाहता है कि कोई दूसरी कंट्री भी आ जाए। जैसे इंडोनेशिया को शायद से ऑफर दे रहा है इंडिया कि भाई तू मालाबार में आ जा अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं आ रही। ऐसा कुछ चलते रहता है, लेकिन अच्छी बात है हमारे लिए क्या है, जुलाई 28 को मनाया गया वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन ये भी है, क्योंकि देखिए हेपेटाइटिस को देखने का नज़रिया जो है अभी जल्दी से, ये हेपेटाइटिस बेकार बीमारी है वैसे है ही है, तो इसके लिए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? दैट डे इज मार्क टू इनकरेज एक्शंस पार्टनर्स एंड पब्लिक फॉर ग्रेटर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स कंट्रोलिंग हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस को कंट्रोल करने के लिए सब कुछ किया जाता है कि भाई तुम्हें उत्साह होना चाहिए। सब कुछ दवाइयाँ ववाइयाँ हैं, लेकिन किसी की नहीं है, कुछ कुछ ऐसी हेपेटाइटिस के टाइप्स की नहीं है अभी, तो उस हिसाब से मार्क किया जाता है। और अगली जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे और निकल के आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस मौसम एप्लीकेशन टू फॉरकास्ट वेदर। एक ऐप निकाल दिया भाई कि अब पता चल जाए आम आदमी को भी भैया कि कैसी मौसम चल रहा है, उसके हाल फिलहाल की बातें क्या है। और लिखा है यहाँ पे ये है कि ऑन जुलाई 27, 2020 यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्चेस अ मोबाइल एप्लीकेशन दैट विल प्रोवाइड सिटी वाइज वेदर फॉरकास्ट एंड वार्निंग। सिटी वाइज मतलब कि जैसे अगर मैं रहता हूँ दिल्ली में तो मेरे इलाके का बताएगा, अगर मैं रहता हूँ असम के किसी दिसपुर इलाके में या गुवाहाटी वाले इलाके में या बिहार के पटना वाले ज़िले में, तो भाई वहाँ का वेदर बताएगा, मतलब मेरे को उस सिटी का बताएगा, मैं जहाँ रह रहा हूँ उस सिटी का बताएगा कैसा मौसम चल रहा है। तो वो सब कुछ है। ये एप्लीकेशन डिज़ाइन और डेवलप की गई इंडियन कॉप्स ये रिसर्च इंस्टीट्यूट सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के साथ, उसके बाद इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये वही डिपार्टमेंट है आईएमडी जो मौसम विभाग जिसे हम कहते हैं वही डिपार्टमेंट है, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी वाला इंस्टीट्यूट जो इंडिया का है वो। और द एप्लीकेशन विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन सच एज ह्यूमिडिटी, उमस कितनी, टेम्परेचर तापमान कितना, विंड की स्पीड, हवा की रफ्तार कितनी, डायरेक्शन फॉर अराउंड 200 सिटीज, 200 सिटीज़ इंडिया की जो 200 सिटीज़ है। इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन इज टू बी अपडेटेड 8 टाइम्स अ डे, मतलब कि 8 बार। गूगल भी इतना अपडेट नहीं करता, गूगल भी समझ लीजिए मेरे इलाके में बारिश हो रही होगी, पहले बताएगा धूप, ठीक है, फिर मैं देखूंगा यार मैं यहाँ देखा मैंने कि भाई यार दिल्ली में बारिश हो रही है क्या, मेरे को मैं देखता हूँ कि भाई बाहर बारिश हो रही है तो क्या गूगल दिखा रहा है, तो गूगल नहीं दिखाता उस टाइम पे, गूगल 1 घंटे में बाद में अपडेट करता है। तो 8 बार अगर ये अपडेट कर रहा है इसका मतलब है करेक्ट दिखाने वाला है भैया। 8 बार यानी कि 3 घंटे में, हर 3 घंटे में अपडेट कर रहा होगा, ऐसे ही तो होगा, हर 3 घंटे में अपडेट कर रहा है ना भैया। तो बहुत ही बढ़िया ऐप है, बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार। तो अच्छा लगा मुझे इसको देख के। तो देखते हैं कि 450 सिटीज़ में नेक्स्ट 7 डेज फॉर अराउंड 450 सिटी, मतलब यही कहने से 3 hourly warnings about the local weather phenomena. It will also provide a forecast for the next 7 days for around 450 cities in countries. Although application will provide weather information for the past 24 आवर्स, पास्ट 24 आवर्स के वो भी प्रोवाइड कर देगा कि भाई वहाँ पे होने वाला क्या वाला है और क्या हो सकता है आने वाले टाइम में भी। और ये तरीके से जो आरोग्य सेतु ऐसा ऐप्स होगा कि भैया जैसे रेड वाला इलाका आपका ग्रीन फिर ऑरेंज वाला, तो इस हिसाब से कलर कोडेड अलर्ट्स भी ये देने वाला है। मौसम एप्लीकेशन में इशू कलर कोडेड अलर्ट्स ट्वाइस अ डे अप टू 5 days टू वार्न पीपल अहेड ऑफ, क्योंकि देखिए मौसम विभाग इसलिए भी कर रहा है क्योंकि देखिए बारिश हुई थी, फ्लड आया था, सॉरी ब्लड नहीं फ्लड आया था इन असम और बिहार। तो अभी देखिए चल ही रहा है खैर, तो इस हिसाब से वार्निंग है, अभी भी मौसम तो बन ही रहा है ना बारिश वारिश का, तो इस हिसाब से और कुछ ना हो, तहस नहस ना हो, इन लोगों की लाइफ थोड़ी सुरक्षित रहे, इसलिए भी मौसम एप्लीकेशन और आने वाले टाइम में फॉर अ लॉन्ग टर्म इट इज़ वेरी गुड ऐप। तो बहुत अच्छा लगा मुझे इसको, अगर अभी प्ले स्टोर पर है तो आप ज़रूर डाउनलोड करिएगा। अगली बात, हाँ हाँ ये इंपॉर्टेंट निकल के आ रही है यहाँ पे, ये कि फर्स्ट बैच ऑफ रफेल जेट्स टू अराइव इन इंडिया। पहला बैच रफेल का भैया, जो मुद्दा बहुत गरम गरम था बिल्कुल, इसमें तो हम पूरियाँ तल दें वो वाला मुद्दा, उसका पहला बैच आने वाला है 27 जुलाई 2020 को, और आ गया होगा ये 28 को आ गया होगा, आने वाला टाइम था इसका। तो हाईलाइट्स क्या क्या है बता देता हूँ आपको। द जेट आर टू बी आर्म्ड विद डेडली वेपन्स, मतलब घातक, मतलब ये ब्यूटी भी है बीस्ट भी है, मतलब ये सुंदर भी दिखता है, लेकिन भाई भैंस की तरह, बुल की तरह, शेर की तरह धारता भी बहुत सही है। तो ये है कि रेडार्स होंगे उसके अंदर, पकड़ना मुश्किल है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसके अंदर। और आपको बताता हूँ देखिए और क्या क्या है उसके अंदर। जेट्स आर इक्विप्ड, 1 मिनट, Jets are equipped with Mica weapon system. They are to be provided with 13 Indian specific enhancement. जो इंडिया चाहता था ना 13, भाई मेरी तरफ से ये जोड़ दे, मेरी तरफ से जोड़ दे, मतलब इंडिया का पैसा ले ले, लेकिन मेरे को भाई सामान परफेक्ट चाहिए। भाई महंगा भले ही हो लेकिन टिकना चाहिए, ऐसा नहीं कि सस्ता माल टिके एक बार, मतलब रोए एक बार, महंगा मतलब महंगा सिर्फ एक होता है और सस्ता बार बार होता है, वो कहावत है ना, मेरे को भी याद नहीं आ रही, लेकिन वही बात है, इंडिया चाहता है कि भाई जो दे रहा है सही से दे और बढ़िया, बिल्कुल मेरे को बढ़िया करके दे, यही है। तो 36 राफेल जेट्स की जो डसॉल्ट फ्रेंच डसॉल्ट एविएशन से मांग थी उसकी पूरी डील 59,000 60,000 करोड़ मान लीजिए आप उसकी थी। और इस 31 जेट्स जो बचे हैं वो डिलीवर हो जाएंगे 2021 तक। अब एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द इंडियन पायलट्स आर प्रोवाइडेड कंप्लीट ट्रेनिंग। भाई अब ऐसा तो नहीं है कि भाई घर का मेक 21 तो है नहीं कि घर के लोग सिखा देंगे, बाहर के लोग आएंगे ना थोड़ा सिखाने के लिए, बाहर का विमान है, तो वही है कि भाई इंडिया के जो एयरफोर्स पायलट्स हैं उनको सिखाया जाएगा डसॉल्ट के द्वारा कि भैया कैसे चलाते हैं, कैसे उड़ाते हैं और कैसे पाकिस्तान की
हवा टाइट करते हैं, चाइना की हवा टाइट करते हैं, ठीक है, सब सिखाएंगे बिल्कुल। अच्छा आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ राफेल के बारे में। वैसे आपको पता ही होगा, बहुत अच्छी स्पीड है, 2222.6 किलोमीटर पर आवर है, मतलब बहुत, मतलब मान लीजिए यहाँ से लेकर गुवाहाटी तक, आप दिल्ली से लेकर गुवाहाटी तक आप 1 घंटे में पहुँच जाएंगे, ठीक है। इट कैन क्लाइम अप टू 50,000 फीट, 50,000 फीट तक की उड़ान भर सकता है ऊपर तक। और उसके बाद ये बोला गया कि इसका इतना इतना वेट उठा सकता है, इतने कैनन ले जा सकता है, इतने 1 मिनट के अंदर इतने राउंड्स कैनन के जो है, मतलब मिसाइल के इतने राउंड्स वो 1 मिनट के अंदर छोड़ सकता है। और न्यूक्लियर वेपन्स ले जा सकता है, लॉन्ग रेंज एयर टू एयर, मतलब आसमान में, मतलब ज़मीन में नहीं। अगर कोई समझ लीजिए F-16 अगर पाकिस्तान का लड़ रहा है उसके साथ, तो उसी को हवा में कर उसको मार के आएगा, फिर आराम से मौज करके कोको कोला और कोल्ड ड्रिंक पिएगा उसका पायलट, मज़ेदार। ये बात, मतलब हवा में मार के भी आ जाएगा, पता नहीं चलेगा दुनिया वालों को कि भाई नीचे कुछ हो रहा भी है, खाता कि नहीं और खाता। ये है एयर टू एयर, मतलब कि हवा में लड़ाई होगी। अच्छा आगे बताता हूँ, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जिसके बारे में बात कर थोड़ी बता भी दिया था मैंने आपको। इंडिया हैंड्स ओवर 10 रेलवे लोकोमोटिव्स, जो लोकोमोटिव्स होते हैं ना, 10 रेलवे लोकोमोटिव्स, उसको बांग्लादेश को ले, जो इंजन और रेलवे की ट्रेन होती हैं, वो जो ट्रेन का लोकोमोटिव होता है उसे कहते हैं लोकोमोटिव। तो भैया लोकोमोटिव्स प्रोवाइड करेगा, यानी कि इंजन प्रोवाइड करेगा बड़े बड़े 10 रेलवे लोकोमोटिव्स बांग्लादेश को, कि भाई उसका थोड़ा सुधर जाए। और यहाँ पे लिखा गया कि इंडिया हैज़ कमिटेड टू बांग्लादेश, पीएम शेख हसीना ड्यूरिंग हर विजिट टू इंडिया टू प्रोवाइड ब्रॉड गेज डीजल लोकोमोटिव्स। ब्रॉड गेज लंबी, जो चौड़ी होती है ना, सबसे चौड़ी, मतलब एक वो होती है ना कि भाई जो रेलवे ट्रैक है वो सबसे चौड़ा वाला जो रेलवे ट्रैक है, उस टाइप का इंजन देगा, डीजल इंजन होगा ये, डीजल से चलने वाला। हाईलाइट्स क्या क्या है, द हैंडलिंग ओवर इवेंट वाज कंडक्टेड वर्चुअली, वर्चुअली किया गया था। जो अब हमारे ब्यूरोक्रेट थे पहले, जयशंकर जो थे ना सेक्रेटरी थे उसके, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, अब वो मंत्री बन गए, तो वो वहाँ पे बैठे थे, मंत्री जी हमारे बैठे थे, और पीयूष गोयल जी बैठे थे, और बांग्लादेश के यही कुछ ऐसे जो उनके फॉरेन मिनिस्टर होंगे वो बैठे थे वहाँ पे, ठीक है। अगली बात यहाँ पे निकल के आ रही है, फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर ट्रेन। इट इज़ टू नोटेड दैट द फर्स्ट कंटेनर ट्रेन फ्रॉम इंडिया रीच्ड बांग्लादेश वेरी रिसेंटली। द ट्रेन कैरीड, कि भैया पहली जो मालगाड़ी है उसके अंदर गया, क्या गया, पहली मालगाड़ी के अंदर गया FMCG प्रोजेक्ट, यही पतंजलि हिंदुस्तान यूनिलीवर के जो कंपनियां बनाती हैं ना ये कुरकुरे चुरकुरे, और ये भी मान लीजिए जो डे टू डे लाइफ शैम्पू, डिटर्जेंट, सोप, नहाने वाला साबुन, ये सब कुछ तेल वेल, उनके बाल बच्चों के लिए, बांग्लादेश वालों के बाल बच्चों के लिए गया था, ठीक है, इन सब के लिए गया वो। फर्स्ट कंटेनर ट्रेनर कैरीड आउट अराउंड 50 कंटेनर्स, 15 जो बक्से, बड़े बड़े बक्से देखे हैं आपने, जो शिप्स और कंटेनर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े मालगाड़ियों में देखे होंगे आपने। कंटेनर सर्विस टू ऑपरेट रेगुलरली फ्रॉम नाउ ऑन। आप ये जो आदान प्रदान का काम है इंडिया की तरफ से और बांग्लादेश की तरफ से, वो होते रहेगा। और सर्विस लिंक्स मेजरहाट नियर कोलकाता एंड विद बेनापोल, सिंघारिया, जैसोर, नौपारा एंड बंदबद्दू सेतु वेस्ट इन बांग्लादेश। ये तो बाकी की लोकेशन बांग्लादेश की, और यहाँ से कोलकाता से भेजेंगे हम लोग भैया, छूट के भेजेंगे, छूट के, बिल्कुल आराम से जाओ घूम के आओ थोड़ा सा। और ये क्या गया, ऑलरेडी देयर आर 2 पैसेंजर ट्रेन रनिंग बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, जैसे कि बंधन एक्सप्रेस कनेक्टिंग कोलकाता एंड खुलना है, मैत्री एक्सप्रेस कनेक्टिंग कोलकाता एंड ढाका, ढाका को कोलकाता से, और कोलकाता को एक और ट्रेन कनेक्ट करती है खुलाना से। एक का नाम है बंधन, एक का नाम है मैत्री। तो 2 पैसेंजर ट्रेन तो वैसे भी चलती थी, और वैसे भी इंडिया और बांग्लादेश का वैसे भी अच्छा ट्रेड टाइज है, सब कुछ अच्छा करते हैं लोग, है ना। और चाइना जैसे जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है अपना इन्फ्लुएंस, जैसे लिखा है यहाँ पे, चाइना हैज़ बीन डिटरमाइंड टू रीच आउट टू द इंडियन टेरिफरी टू ड्रॉ इट इनटू इन्फ्लुएंस इन China sealed in 2016 that worth of $20 billion established India line of credit of 8। मतलब चाइना यही है कि भैया चाइना जो है ना बांग्लादेश के ऊपर भी अपनी रॉबल बनाई, जैसे 97% उसका जो एक्सपोर्ट होगा वो फ्री कर दिया, ठीक है। और ये श्रीलंका के ऊपर भी उसने एक लोन जैसा चढ़ा दिया। तो बांग्लादेश यही है कि भैया कि अब उसको जितना लोन दे रहे हैं आप, इसको जितना लोन दे रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडिया इनको कम करना चाहता है। इंडिया चाहता है कि भाई हमारी निर्भरता भी बढ़े, बांग्लादेश हमारे ऊपर भी निर्भर हो, क्योंकि कल के दिन भाई ये कहीं ना कहीं अगर 2 गज की दूरी और बना देता है ना इंडिया से बांग्लादेश और श्रीलंका, इंडिया के लिए, तो भाई फिर इंडिया कहीं और दूसरी जगह पहुंच जाएगा और इंडिया के साथ कोई नहीं रहेगा। तो अगली इंपॉर्टेंट बात यहाँ निकल के आ रही है, इंडियन आर्मी ओपन सियाचिन वैली फॉर द सिविलियंस एडमिट्स LAC स्टैंड आउट। भैया बगल में आपका युद्ध चल रहा है और यहाँ आप कह रहे हो कि भैया आओ टूरिस्ट लोग आओ और घूमो सियाचिन। पहले आर्मी जाती थी, अब आप भी जाओ, आप भी देखो भैया कितना आप थू करते हो आर्मी को कि भैया आर्मी के जवान शहीद हो गए, उनको मारा नहीं। अब आप थोड़ा देखिए भी, और टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ मैं तो, खैर कि टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से बुलाया गया इंडियन आर्मी ने, और इंडियन आर्मी कह रही है कि भैया आइए और घूमिए। मतलब वो है ना अमिताभ बच्चन का डायलॉग, आइए कभी गुजरात, तो वैसे ही इंडियन आर्मी कह रही है कि भैया आइए अभी कभी सियाचिन घूमते हैं हम ही थोड़ा सा। तो इंडियन आर्मी हैज़ ओपन द सियाचिन, वर्ल्ड लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर एंड द हाइएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड वॉज टेकन
इन अक्टूबर, ये ऑर्डर तो दिया गया था, फिर ऑर्डर पास हुआ विंटर ये सब कुछ टूरिस्ट वूरिस्ट, और लेकिन ये इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोरोना वायरस हो गया, इस वजह से लेट हुआ। अब इसकी जिम्मेदारी कौन संभालेगा भैया? अब ऐसा तो है नहीं कि आप गए और दिल्ली में किसी भी लाल किला घूम लिया, इंडिया गेट घूम लिया, ऐसा तो होता नहीं वहाँ पे। तो थोड़ा बहुत ट्रेनिंग होती है, पहले क्वारंटीन कराएंगे, फिर क्वारंटीन में सब सही निकला, फिर ट्रेनिंग करवाएगा कौन? आर्मी एडवेंचर सेल ट्रेनिंग देगा, सब कुछ देगा, और सियाचिन में परमिशन देगा कि भैया आप जाओ घूमो मज़ेदार, और चिप्स विप्स खाओ वहाँ जाके, लेज वेज फोड़ो, कुरकुरे वुरकुरे खाओ, यही कहेगा। और ये इसलिए भी कहा गया कि देखिए मतलब इंडिया इसलिए भी ये सब कुछ कर रहा है क्योंकि एट टाइम्स जब ऐसी चीज़ें करनी इसलिए पड़ती हैं क्योंकि देखिए अगर आप किसी जगह पे अपने टूरिस्ट को भेज रहे हैं, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि भैया वो आपकी जगह है। वैसे तो है इंडिया की जगह, लेकिन क्लेम कौन करता है? पाकिस्तान उधर से क्लेम कर रहा है कि भाई सियाचिन मेरा है, चाइना भी उधर से क्लेम कर रहा है कि भाई सियाचिन मेरा है। तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया कहेगा कि भाई ये तेरा मेरा तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ मेरा है, मेरा। और यहाँ में अगर मेरा है तो मैं अपने टूरिस्ट को भी लाऊंगा। जिस दिन आपने टूरिस्ट लिया है वहाँ पे आपने ये कह दिया कि भाई अभी नॉर्मल लाइफ शुरू हो गई है, ये नॉर्मल जो लाइफ होती है उस तरीके से लाइफ हो चुकी है। इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? AAW ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग। डायरेक्टर जनरल है मिलिट्री ट्रेनिंग का, उसके अंडर AAW काम करता है जो इनको ट्रेनिंग देगा। और AAW सिर्फ यही काम नहीं करता, सियाचिन का तो नया काम मान लीजिए, इससे पहले भी 17 डिफरेंट एडवेंचर कराता है सिविलियंस को, जो सिविल वाले लोग होते हैं उनको कराता है। कहाँ कहाँ पे? सीधा एरो में, मतलब कि हवा में, एक्वा में, एक्वा मतलब कि पानी के अंदर अपने सबमरीज इंडियन नेवी की कराता होगा, लैंड मतलब इंडियन आर्मी कराती होगी, एरो मतलब इंडियन एयरफोर्स। तो तीनों विभाग जो है ना इंडियन डिफेंस के लगे हुए हैं बिल्कुल कराने में एडवेंचर। तो ये संभालती है वो टीम, ठीक है। अगली न्यूज़ आ रही है यहाँ पे, इंडिया टू सेटअप इट्स ओन कॉटन वेयर हाउस इन वियतनाम टू बूस्ट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स को बूस्ट बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने वियतनाम में अपना कॉटन वेयर हाउस खोलने की ऐसा वो करी है। क्योंकि देखिए अगर इंडिया यहाँ पे वियतनाम और बांग्लादेश में अपने कॉटन वो खोलेगा तो उससे क्या होगा कि भैया यहाँ से जो माल जाता है ना दूसरी कंट्रीज़ को, उनके ऊपर ड्यूटी फ्री टैक्स लगता है, यानी कि उनको टैक्स देना पड़ता। तो मान लीजिए मेरे अगर चाइना का इंडिया के अंदर रेडमी का मोबाइल आया, तो रेडमी का अगर मोबाइल आ रहा है तो भैया इंडिया पहले बोलेगा ना भाई टैक्स दे, तेरे मेरे घर के अंदर पोल्यूशन करेगा, ये सब कुछ करेगा, इस सबका भाड़ा कौन देगा? वो चाइना तो देगा। तो ये भाड़ा जो है ना बांग्लादेश वियतनाम देते नहीं है, मतलब इनके ऊपर छूट दी हुई, यूएस ने भी छूट दी कि भैया तुम अपना कॉटन बेचो, हम तुमसे कोई भाड़ा नहीं लेंगे, हमारी कंट्री में तुम कितना बेचो, हमें तुमसे कोई भाड़ा नहीं चाहिए। लेकिन इंडिया पे उन लोगों ने सैंक्शंस और भाड़ा लगा रखे हैं। इस वजह से बांग्लादेश में जाके सेटअप करेंगे, वियतनाम में जाके सेटअप करेंगे, और वहाँ से जब बेचेंगे तो इंडिया को भी फायदा होगा, और उनके ऊपर ड्यूटी फ्री यानी कि टैक्स नहीं लगेगा, ड्यूटी फ्री हो जाएंगे वो, ठीक है। ये थी न्यूज़, तो यही है। दिस इज़ ऑल। तो आपको अगर पसंद आता है मेरा सारा इनिशिएटिव, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। तो अगली बार वापस मिलते हैं, और ऐसे करंट अफेयर्स को देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा जितना बढ़ा सकते हैं, और सब्सक्राइब तो आप कर ही ले रहे होंगे ना यार, कर देना यार प्लीज़, सब्सक्राइब कर देना, और क्या चाहिए। तो अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।